नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऑटोमोबाइल प्रणाली है, जो हमारे वाहन है, वाहन के अंदर जो बैटरी लगी होती है लगभग कितने वोल्ट की लगी होगी? 12 वोल्ट की। कौन सी लगी होगी? सल्फ्यूरिक बैटरी लगी होगी, लेड एसिड सेल लगा होगा, कितने वोल्ट की होगी? 12 वोल्ट की होगी। तो ये किससे आवेशित होती है? ये किससे आवेशित होती है? डायनमो से। ट्रैक्टर है, कार है, जीप है, उनमें एक डायनमो लगा होता है, तो ये सब किससे चार्ज होती है? डायनमो से चार्ज होती है भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 सेल श्रेणी में जुड़े हैं। 5 सेल किस क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। 5 प्रतिरोध की धारा सप्लाई कर रहे हैं। 5 प्रत्येक ईएमएफ 1.4 वोल्ट है, आंतरिक प्रतिरोध 0.3 है। तो सेलों द्वारा सप्लाई धारा का मान ज्ञात करो। तो ये देखो 5 ओम प्रतिरोध, ये यहां क्या लिखा हुआ है? 5 ओम प्रतिरोध की धारा सप्लाई कर रहे हैं। 5 सेल हैं, जो 5, उनका प्रतिरोध कितना है? सेलों का प्रतिरोध कितना? सॉरी, दोबारा क्वेश्चन मैं बताता हूं। ये कह रहा है 5 सेल श्रेणी में जुड़े हुए हैं, जो ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ये क्वेश्चन ऐसा हो रहा है। 5 सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, जो 5 ओम प्रतिरोध को धारा सप्लाई कर रहे हैं। 5 ओम प्रतिरोध को क्या कर रहे हैं? धारा सप्लाई कर रहे हैं। प्रत्येक ईएमएफ, प्रत्येक सेल की ईएमएफ कितनी है? 1.4 वोल्ट है। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध कितना है? 0.3 ओम है। तो सेलों द्वारा सप्लाई धारा होगी, तो सेलों द्वारा सप्लाई धारा होगी। तो आप लोगों को मैं 3 इंपॉर्टेंट सूत्र बता रहा हूं कि श्रेणी क्रम में यदि सेलों को हमने कौन से क्रम में जोड़ा हुआ है? श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है, तो उनके लिए धारा का क्या सूत्र होगा? वो होगा IS बराबर NE अपॉन में R प्लस NR। IS बराबर S मैंने सीरीज के लिए लिखा, इसका क्या सूत्र होगा? NE अपॉन में R प्लस NR। यहां क्या है? N क्या है? N सेलों की संख्या। N क्या है? सेलों की संख्या। ठीक है, R क्या है? बाह्य प्रतिरोध या लोड प्रतिरोध। बाह्य प्रतिरोध है, या हम लोग कह सकते हैं लोड रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है, ये जो लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, E क्या है? एक सेल की ईएमएफ, एक सेल की ईएमएफ। E क्या है? एक सेल की ईएमएफ है। R क्या है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है ना? तो देखो, यदि मुझे श्रेणी क्रम के अंदर धारा का मान निकालना है तो मैं ये सूत्र लगाऊंगा। लेकिन यदि मुझे समानांतर क्रम है, कौन सा क्रम है? समानांतर क्रम है, तो समानांतर क्रम में मैं कौन सा सूत्र लगाऊंगा? समानांतर क्रम है, कौन सा क्रम है? समानांतर क्रम है, तो मैं उसके लिए धारा निकालने के लिए कौन सा सूत्र लगाऊंगा? वो देखोगे, वो होगा IP बराबर NE अपॉन में NR प्लस R। समानांतर क्रम के लिए मैं कौन सा सूत्र लगाऊंगा? IP बराबर NE अपॉन में NR प्लस R। यदि मेरा संयोजन है मिश्रित, कौन सा संयोजन है भैया? मिश्रित संयोजन है। यदि मेरा संयोजन है मिश्रित, कौन सा संयोजन है? मिश्रित संयोजन है। मिश्रित संयोजन है, तो हम लोग देखेंगे कि मिश्रित संयोजन में सूत्र क्या होगा? I बराबर होगा MNE अपॉन में NR प्लस MR, NR प्लस MR। यहां M क्या है? बाकी तो सारी चीज सेम है। N सेलों की संख्या है, M क्या है? समानांतर पथों की संख्या। M क्या है? समानांतर पथों की संख्या। और N क्या है? श्रेणी क्रम में लगे सेलों की संख्या।
की संख्या, सेलों की क्या है, संख्या है। तो ये तीन जो फॉर्मूले हैं, इन तीनों फॉर्मूलों को आप लोग याद कर लीजिए। इन तीनों फॉर्मूलों को आप लोग 5-5 बार अपनी कॉपी में लिखना। आपका ये जो सेल वाला क्वेश्चन है ये कभी गलत नहीं होगा, नहीं तो बच्चा यहाँ एन में एम में कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है ना। तो देखो श्रेणी क्रम का यदि मेरा संयोजन किया हो तो धारा का क्या सूत्र होगा, आंख बंद करके 5 मिनट आपको 5 बार ये फॉर्मूला है ये बोलना है। तो आई एस बराबर क्या होगा, एन ई अपॉन में आर प्लस एन आर। यहाँ एन क्या है, सेलों की संख्या है, ठीक है, श्रेणी क्रम में जो सेल लगे हुए उनकी संख्या है। आर क्या है, बाह्य प्रतिरोध है, जो लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसका मान है। ई क्या है, एक सेल की ईएमएफ है। आर क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। वहीं समानांतर क्रम यदि मेरा संयोजन है तो उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, उसका सूत्र हो जाएगा आई पी बराबर एन ई अपॉन में एन आर प्लस आर। यहाँ एन क्या है, समानांतर क्रम में लगे सेलों की संख्या या सेलों की संख्या है। ई क्या है, एक सेल का विद्युत वाहक बल है। आर क्या है, लोड रेजिस्टेंस है। स्मॉल आर क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। यदि सेलों का संयोजन मेरा मिश्रित प्रकार का है, मिश्रित प्रकार का हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जैसे ये जो सेल हैं ये श्रेणी में भी जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, और मैं इन सेलों को कौन से क्रम में जोड़ देता हूं, समानांतर क्रम में भी जोड़ देता हूं। तो ये जो संयोजन है, ये जो संयोजन है ये कौन सा संयोजन कहलाता है, समानांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो देखो यहाँ n क्या होगा, श्रेणी में लगे संख्याओं की संख्या कितनी है, 3 है। समानांतर पथों की संख्या m का मान भी इसमें कितना होगा, 3 होगा। तो देखो m गुणा n कितना हो गया, टोटल 9 हो गया। या आप ये कह सकते हो m गुणा n क्या है, कुल सेलों की संख्या है, ठीक है, ये भी आप कह सकते हो। तो m गुणा n क्या है, कुल सेलों की संख्या है। तो यहाँ देखो तो ये जो संयोजन है, ये जो संयोजन है ये कौन सा संयोजन है, ये मिश्रित संयोजन है। कौन सा संयोजन है भैया, मिश्रित संयोजन है। लेकिन हमसे कौन से संयोजन की बात कर रहा है, श्रेणी क्रम संयोजन की। कौन से संयोजन की बात कर रहा है, श्रेणी क्रम की है। तो मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा, इस सूत्र में मैं वैल्यू पुट करूंगा तो देखोगे आप आई एस बराबर क्या होगा, एन ई अपॉन में आर प्लस एन आर। एक चीज आप ध्यान रखना कि जब भी आप क्वेश्चन करो आप लोग फॉर्मूला जरूर लिखना, क्योंकि घर पे यदि आपने फॉर्मूले लिखने की प्रैक्टिस कर ली तो एग्जाम में आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हमसे कोई डिस्क्राइब तो करवा नहीं रहा है। तो क्या वहाँ आपका बहुत समय बच जाएगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर हमारे एक एक सेकंड की वैल्यू होती है। जो आपका सिलेक्शन होगा ना, देखो जो नहीं पढ़ने वाला बच्चा है वो तो उसका तो हम कह ही नहीं सकते, लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा और वो जो रह जाएगा वो ये कहेगा यार मैं 1 नंबर से रह गया, मैं 0.25 से रह गया, मैं 0.5 से रह गया। तो इतने पे कम पे जाके उसका रुक जाता है, तो वहाँ उसको बहुत नुकसान होता है, वो बच्चा बहुत डीमोटिव हो जाता है। तो आप लोग, लेकिन वहां जो स्कोरिंग करता है वो कौन करता है, वो यही है। एक क्वेश्चन गलत हो गया, गलत होते ही यही काम होगा, या एक क्वेश्चन आपको आता है आप चेक नहीं कर पाए, आपका समय की अभाव हो गया, तो वो उस समय की त्रुटि को हम लोग कैसे करेंगे, वो इसी से करेंगे। एक मैं वीडियो पूरा आपको बताऊंगा, उस वीडियो में हम लोग देखेंगे भाई हमें समय को, एग्जाम पेपर को टू द पॉइंट, एक क्वेश्चन को कितना समय देना है, किस क्वेश्चन में कितना समय लगेगा, अभी आपको कितना समय लग रहा है, वहां आप करोगे कितना, पूरा एक कंप्लीट मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ सारे बच्चे बताएंगे एक साथ कि n का मान कितना है। बोलो भाई n का मान कितना है, n का मान 5 है। एक सेल की जो वोल्टेज है वो कितनी है, 1.4 वोल्ट है, 1.4 वोल्ट है। R का जो मान है वो कितने है भैया, वो भी 5 है। प्लस n का जो मान है, n का मान कितना है, 5 है। r का जो मान है, r का मान कितना है इसके अंदर, पॉइंट है, r का जो मान है वो कितना है, 0.3 है। आप लोग इसको सोल्व करोगे, आप लोग इसको सोल्व करोगे, हमारा जो उत्तर आएगा वो आप लोग आप खुद इसमें से उत्तर बताओगे भाई, ठीक है ना। इसका मैं उत्तर आपको नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद इसका आंसर बताओगे। मैंने ये न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दे दी है, इसको आप लोग सोल्व करना, सोल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है कि एक संचायक सेल है, इसका जो खुला परिपथ वोल्टेज है, इस संचायक सेल की खुली परिपथ वोल्टेज, खुली परिपथ वोल्टेज का मतलब है कि सेल का ईएमएफ। अब खुला परिपथ वोल्टेज है वो क्या कहलाता है, सेल का ईएमएफ। ईएमएफ का क्या मतलब होता है, ये जो मेरी बैटरी है ना, इसके सिरों पे मैंने किसी तरह का लोड नहीं लगाया हुआ, जो मेरी बैटरी है उसके सिरों पे मैंने किसी तरह का लोड नहीं लगाया हुआ, और मैं वोल्टमीटर लगाकर मैं जो पाठ्यांक नोट करता हूँ, वोल्टमीटर लगाकर जो मैं पाठ्यांक नोट करता हूँ, वो क्या आता है, मेरा ईएमएफ आता है।
ठीक है। अब यदि मैं इसके सिरों पे लोड लगा देता हूँ, भाई बैटरी है, बैटरी का उपयोग कहाँ करते हैं, लोड को चलाने के लिए। अब मैं यदि इसके सिरों पे कोई लोड लगा देता हूँ, कोई बल्ब लगा देता हूँ या कोई भी विद्युतीय उपकरण लगा देता हूँ, अब मैं इसके सिरों पे जो वोल्ट मीटर से जो पाठ्यांक लूंगा वो क्या आएगा, वो टर्मिनल वोल्टेज आएगी, या हम लोग उसको क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक संचायक सेल का खुला परिपथ वोल्टेज कितनी है, 2.2 वोल्ट है। तो आप लोग कहोगे भाई खुला परिपथ वोल्टेज है, इसका मतलब ये हमें क्या दे रहा है, ये हमें ईएमएफ दे रहा है। तो सेल है, सेल की जो ईएमएफ है, सेल की जो ईएमएफ है वो कितनी है, 2.2 वोल्ट है जी। 12 एम्पियर टर्मिनल वोल्टेज है। धारा का जो मान दे रखा है, आई का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है, वो 12 दे रखा है। आई का जो मान है वो कितना है, 12 एम्पियर है, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज कितनी है, 9.8 वोल्ट। मतलब जो विभवांतर है, लोड लगाने के बाद में हम लोग जो वोल्टेज ले रहे हैं वो कितनी आ रही है वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर में पाठ्यांक कितना आ रहा है, वो आ रहा है भैया V का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 1.98 वोल्ट। कितना आ रहा है, 1.98 वोल्ट। अब कह रहा है कि मापी गई सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करो। ये कह रहा है भाई ये जो सेल लगाया हुआ है इस सेल का क्या ज्ञात करना है, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। सेल है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोगों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए भाई मुझे ईएमएफ दे रखा है, आई दे रखा है, वी दे रखा है और आर दे रखा है। इन चारों में आपस में संबंध क्या है। जिस स्टूडेंट को इनके बारे में संबंध पता होगा उसका न्यूमेरिकल ये 2 सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग बताओ भाई इनमें संबंध क्या है। तो इनके मध्य जो संबंध है वो ये है कि ईएमएफ बराबर V प्लस आई आर गुणा आर। ईएमएफ बराबर V प्लस आई आर प्लस आर, ठीक है। क्या होगा, ईएमएफ बराबर V प्लस आई गुणा आर प्लस आर। यहां जो ये कैपिटल आर है ये क्या है, बाह्य प्रतिरोध है। कैपिटल आर क्या है, बाह्य प्रतिरोध है, या कोई लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो उसका प्रतिरोध है। यदि हमें क्वेश्चन में ये लोड रेजिस्टेंस का मान देवे तब तो हम लोग इसमें लिख देंगे, यदि नहीं देता तो अगले की मर्जी है, फिर वहां लोड रेजिस्टेंस का मान कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। आपको ज्यादा परेशानी होने वाली बात है नहीं है। आर है, ये क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। आर क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। आर क्या है भैया, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब देखो सारे बच्चे मुझे इसमें वैल्यू मेरे साथ साथ में रखेंगे, साथ साथ में बोलेंगे ईएमएफ का मान कितना है, बताओ भाई ईएमएफ का मान कितना है। ईएमएफ का मान है 2.2 वोल्ट। सारे बच्चे साथ साथ में मनन करेंगे। यदि आपके अंदर ये हैबिट आ गई क्वेश्चन को साथ साथ में करने की, सोचने की, 100% आप लोग सिलेक्शन निकाल जाओगे, आपका न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा, ठीक है। वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज हमें कितनी देर की है, हमें देर की है 1.9 वाट। कितनी देर की है, 1.9 वोल्ट। आई का जो मान है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 12। आई का जो मान है वो कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। आर है, आर का मान हमें दिए नहीं हुआ, नाम से पूछ रहा है, हमें किसका मान पूछ रहा है, स्मॉल आर का। हमें किसका मान पूछ रहा है, स्मॉल आर का, तो हम लोग साथ में लिख देंगे। अब देखो भाई ये जो 1.98 है इसको क्या ले आएंगे, इधर ले आएंगे, क्योंकि हमें पता है ना कि यदि मुझे आर का मान निकालना है, यदि मुझे आर का मान निकालना है तो आर को क्या करना पड़ेगा भैया, आर को सिंगल करना पड़ेगा, ठीक है। कभी भी आप लोग देखते हो कि यदि आपकी शादी करनी है, अब शादी करनी है तो आपके जितने भी बुरे कुकर्म आप कोई भी कर रहे हो तो सबसे पहले तो आपको वो छोड़ने पड़ेंगे, तभी भैया आपको कोई लड़की देगा नहीं, कोई छोरी कौन देगा, ठीक है। नहीं सारों पहला के अगर जे आपने इनने आर को मान निकालनो है, आर को मान निकालनो है तो आर ने क्या करना पड़ेगा, सिंगल करना पड़ेगा। आर को रिश्तो करना है तो आर ने कैसी, पहला तो जो बीड़ी जर्दो लगावे इन्हें बिना फिर गलियां में वह सारी चीजें क्या करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। नहीं तो क्या अगलो जाट के सी न हो तो कि गई भी न हो तो जाट का भी न हो तो खुंटा का बांध दूं, ठीक है नहीं। तो आप वैसे ही हमें यहाँ यदि आर का मान निकालना है तो आर को क्या करना पड़ेगा, सिंगल करना पड़ेगा। तो कर देंगे भाई सिंगल, रिश्ता करना है आर को क्या करेंगे, सिंगल करेंगे। तो इसको आप इधर ले आओ, 2.2 माइनस 1.98 बराबर क्या होगा, 12 आर, ठीक है। अब 2.2 में से 1.9 जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भैया, ये बचेगा 0.22 बराबर 12
आर। अब इसके साथ में ये 12 भी घूम रहा है, ठीक है। अब ये जो 12 है वो क्या आएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा, तो 0.22 बट्टा में 12 बराबर आर। जब इसको सोल्व करोगे तो जो आर का मान आएगा, जब अपने इसको सोल्व करेंगे तो जो आर का मान आएगा वो आर का मान क्या आएगा, 0.01883। इसको सोल्व करेंगे तो आर का जो मान आएगा वो आएगा 0.0183। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना है कि भाई हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। जो चीज न्यूमेरिकल्स हैं, आपको देखने में न्यूमेरिकल बहुत मुश्किल लगेंगे, लेकिन हमें ठंडे दिमाग से सबसे पहले ये देखना है कि वो न्यूमेरिकल में हमें क्या क्या चीज दे रहा है। जो चीज आपको गिवन है, जो चीज उसने न्यूमेरिकल में आपको दी है, सबसे पहले आप उसको लिखोगे। फिर आप देखोगे कि भाई ये न्यूमेरिकल में एग्जामिनर है, ये हमसे पूछना क्या चाह रहा है, फिर आप वो लिखोगे भाई वो क्या पूछ रहा है। फिर आपको ये देखना है कि जो चीज मुझे गिवन है और जो चीज मुझसे पूछ रहा है, ठीक है ना, तो इनमें आपस में क्या संबंध है। यदि उनका संबंध आपस में आपको पता होगा तो आपका न्यूमेरिकल 2 सेकंड के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल से क्लियर होंगे, तो न्यूमेरिकल से हमें घबराना नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे न्यूमेरिकली नहीं करते और उसी वजह से उनका सिलेक्शन रुक जाता है। तो जो चीज हमें मुश्किल लगती है हमें सबसे पहले उसको करना है। जो चीज मुश्किल है यदि हम उसको करेंगे तो हम लोग जल्दी सक्सेस हो जाएंगे। न्यूमेरिकल एग्जाम है, आजकल एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया है, एग्जाम में न्यूमेरिकल ज्यादा पूछने लगे। वो कह रहा है यार थ्योरी तो अगला रट के आ जाएगा, न्यूमेरिकल करेगा तो उसको कॉन्सेप्ट पता लगेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल से घबराना नहीं है, न्यूमेरिकल को करना है। फिर भी यदि कोई न्यूमेरिकल नहीं आपको समझ में आता है या कुछ भी आपको उसमें डाउट है तो आप लोग हमसे डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है जी 1.5 वोल्ट 12 सेलों के संचायक वोल्ट है, जिसकी वोल्टेज कितनी है, 1.5 वोल्ट है। तो देखो भाई वोल्टेज का मान कितना दे रखा है, ये कह रहा है जी 1.5 वोल्ट है। सेलों की जो संख्या है वो कितनी दे रही है, ये कह रहा है जी 12 सेल हैं। कितने सेल हैं, 12 सेल हैं। 12 सेलों की संचय की एक बैटरी का संयोजन किया गया है, तो इसका विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। अरे भाई बहुत आसान है, 12 सेल हैं, ठीक है। एक सेल की वोल्टेज कितनी है, 1.5 वोल्ट है। ये कह रहा है जी इनको जोड़ के मैं एक संयोजन बना रहा हूं। तो ये 12 सेलों को क्या कर रहा है, श्रेणी क्रम में जोड़ रहा है। किसी के मन में आ जाए गुरुजी ये समानांतर में जोड़ रहा है, ये श्रेणी में जोड़ रहा है। तो यदि हमें वोल्टेज का मान अधिक प्राप्त करना है, आप लोगों को पता है, मैंने पढ़ाया भी हुआ है कि यदि वोल्टेज का मान हमें अधिक मान की वोल्टेज प्राप्त करनी है, यदि हमें अधिक मान की वोल्टेज प्राप्त करनी है तो हम सेलों का कौन सा संयोजन करेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन करेंगे। कौन सा संयोजन करेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन करेंगे। और यदि मुझे अधिक धारा प्राप्त करनी है, यदि मुझे अधिक धारा प्राप्त करनी है तो मैं कौन सा संयोजन करूंगा, समानांतर क्रम संयोजन करूंगा। सेलों का कौन सा संयोजन करूंगा, समानांतर क्रम संयोजन करूंगा। अब कोई कह दे जी कि मुझे तो अधिक शक्ति प्राप्त करनी है, कि मैं कोई जोर ज्यादा पाटा है, वो कह दे जी मुझे तो अधिक शक्ति प्राप्त करनी है। तो यदि मुझे अधिक शक्ति प्राप्त करनी है तो हम लोग कौन सा संयोजन करेंगे, मिश्रित क्रम संयोजन करेंगे। कौन सा संयोजन करेंगे, मिश्रित क्रम संयोजन करेंगे। सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन करेंगे। अब यहाँ मुझे अधिक वोल्टेज चाहिए तो मैं कौन सा संयोजन कर रहा हूँ, यहाँ मैं कौन सा करूंगा, श्रेणी क्रम संयोजन करूंगा। कौन सा करेंगे भाई, श्रेणी क्रम संयोजन करेंगे। ये देखो, ये हमने लगभग, मैं बता रहा हूँ भाई n का मान कितना है, इसमें 12 है। 12 सेलों को मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। ईएमएफ मुझे ज्ञात करना है, तो ईएमएफ का क्या सूत्र होगा, बताओ भाई सारे, ईएमएफ का क्या सूत्र होगा। ये कह रहा है जी सेलों की संख्या और एक सेल की वोल्टेज, सेलों की संख्या और एक सेल के वोल्टेज को आपस में गुणा करोगे, आपका उत्तर आ जाएगा। तो बताओ भाई सारे उत्तर, सभी इसको करके देखेंगे क्या आएगा। देखो सेलों की जो संख्या है वो कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है। एक सेल की जो वोल्टेज है वो कितनी दे रखी है, 1.5 वोल्ट। कितनी दे रखी है, 1.5 वोल्ट। तो 12 को जब हम लोग 15 से 1.5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, करो सारे। 12 को जब 1.5 से हम लोग गुणा करेंगे कितना आएगा, 18 वोल्ट आएगा। कितना आएगा भैया, 18 वोल्ट आएगा, ठीक है ना। तो सेल का जो ईएमएफ है वो कितना आ जाएगा, 18 वोल्ट आ जाएगा। अब यहाँ न्यूमेरिकल में आपको सेलों की संख्या बदल सकता है, या कई बार वोल्टेज ना देके सीधा कह दे भाई आपको मैं शुष्क सेल का उपयोग कर रहा हूँ, वोल्टाइक सेल का उपयोग कर रहा हूँ, लिथियम सेल का उपयोग कर रहा हूँ, ठीक है।
तो जब मैंने इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ाई थी तो उस थ्योरी के अंदर मैंने एक सारणी बनाई हुई है। ये चैप्टर यदि हम लोग ढंग से पढ़ें तो पूरी 20 लाइनों में हमारा चैप्टर खत्म होता है, ठीक है ना। इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे तो 20 लाइनों में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप लोग YouTube पे हमारी वीडियो दी हुई है तो उसमें आप लोग देख सकते हैं। हमारा जो ऐप है उस ऐप में भी हमारी ये वीडियो दी हुई है तो उसमें भी आप लोग देख सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 18 वोल्ट आएगा। कितना आएगा भैया, 18 वोल्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है चार्जर की आउटपुट वोल्टेज बैटरी वोल्टेज से क्या होगी। चार्जर है, चार्जर की जो आउटपुट वोल्टेज है, चार्जर की जो आउटपुट वोल्टेज है वो बैटरी वोल्टेज से क्या होगी। तो चार्जर हम लोगों को पता है कि चार्जिंग वोल्टेज है वो हमेशा ही हमारी बैटरी वोल्टेज से 10% क्या रखते हैं, अधिक रखते हैं। चार्जिंग वोल्टेज, बैटरी की जो चार्जिंग वोल्टेज है, बैटरी की जो चार्जिंग वोल्टेज है वो बैटरी की वोल्टेज से या बैटरी की आउटपुट वोल्टेज से क्या रखेंगे, 10% अधिक रखेंगे। तो यहां इसने थोड़ा सा घुमा दिया, ये कह रहा है कि जी चार्जर की आउटपुट वोल्टेज, चार्जर की आउटपुट वोल्टेज का मतलब चार्जिंग वोल्टेज। तो जो चार्जिंग वोल्टेज है वो बैटरी वोल्टेज से क्या होगी, हमेशा ही अधिक होगी। क्या होगी भैया, अधिक होगी। या ये कह सकता है कि बैटरी की जो चार्जिंग वोल्टेज है वो बैटरी की आउटपुट वोल्टेज से क्या होगी। तो वहां भी हम ये कह सकते हैं कि जो चार्जिंग वोल्टेज है वो हमेशा ही आउटपुट वोल्टेज से क्या होती है, अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है जी 12 वोल्ट के 2 वोल्ट स्रोत समानांतर में कनेक्ट हैं। 12 वोल्ट के 2 वोल्टेज स्रोत हैं, आपस में कौन से क्रम में जोड़ा हुआ है, समानांतर क्रम में जोड़ा हुआ है। प्रत्येक हमें कितने एम्पियर की धारा देते हैं, 10 एम्पियर की धारा देते हैं। तो समानांतर में जोड़ते ही सबसे पहले हमें एग्जामिनर का ये तो पता लग गया भाई ये कोई धारा के बारे में बात करेगा, क्योंकि समानांतर क्रम में यदि मुझे अधिक धारा प्राप्त करनी है, यदि मुझे अधिक धारा प्राप्त करनी है तो मैं परिपथ का कौन सा संयोजन करता हूं, समानांतर क्रम संयोजन करता हूं। ठीक है। अब ये कह रहा है कि जी एक सोर्स से मैंने कोई सेल है, उनको मैंने कौन से क्रम में जोड़ा हुआ है, समानांतर क्रम में जोड़ा हुआ है। ठीक है, ये सेल हैं, इनको हमने समानांतर। ये कह रहा है कि प्रत्येक जो एक संयोजन है, ये जो संयोजन है, प्रत्येक संयोजन है ये कितने एम्पियर का करंट देता है, 10 एम्पियर का। ये 10 एम्पियर का दे रहा है तो ये भी कितने एम्पियर का देगा, 10 एम्पियर का देगा। तो कुल करंट कितनी दे रहा है, तो दोनों कॉम्बिनेशनों से ये भी 10 एम्पियर दे रहा है, ये भी 10 एम्पियर दे रहा है, तो दोनों कॉम्बिनेशनों से कितना करंट आता, 20 एम्पियर आएगा। दोनों कॉम्बिनेशनों से कितना करंट आएगा भैया, 20 एम्पियर आएगा। वहीं यदि ये संयोजन श्रेणी क्रम में होता, तो फिर दोनों कॉम्बिनेशनों से कितना करंट आता, फिर 10 एम्पियर आता। कितना आता? ये संयोजन श्रेणी क्रम में होता तो फिर दोनों कॉम्बिनेशनों से करंट कितना आता, 10 एम्पियर का ही करंट आता। कितना आता, 10 एम्पियर का। लेकिन यहाँ जो संयोजन है वो कौन सा है, समानांतर क्रम है। तो समानांतर क्रम संयोजन का मान हमेशा ही हमें अधिक धारा के लिए करना है। तो इस संयोजन से 10 एम्पियर आ रहा है, इस संयोजन से भी कितना आ रहा है, 10 से आ रहा है, तो दोनों संयोजनों से कितना हो जाएगा, 20 एम्पियर हो जाएगा। तो सीधा ही हम लोग डी ऑप्शन को लगा देंगे, दोनों के कॉम्बिनेशन से 20 एम्पियर धारा ली जा रही है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये कह रहा है 6 वोल्ट 20 एम्पियर के परिपथ में धारा प्रवाह के लिए एक बैटरी की आवश्यकता है। ये कह रहा है भाई कोई एक संयोजन है जिसको हमें चलाने के लिए 6 वोल्ट चाहिए, वोल्टेज का मान कितना चाहिए, 6 वोल्ट, धारा का मान कितना चाहिए, 20 एम्पियर, धारा का मान कितना चाहिए, 20 एम्पियर चाहिए। ये कह रहा है जी मेरे पास में एक सेल है, जिसकी वोल्टेज कितनी है, 1.5 वोल्ट है। सबसे पहले तो ये बताओगे भाई 1.5 वोल्टेज का सेल कौन सा है, ये आप लोग पहले तो मुझे सेल का नाम बताओगे सारे, सेल का क्या नाम है, या मैं यहाँ कौन सा सेल उपयोग में कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो सेल है इसकी वोल्टेज कितनी है, 1.5 वोल्ट है। जो प्रत्येक सेल कितने एम्पियर की धारा दे रहा है, 5 एम्पियर की धारा दे रहा है। ठीक है, प्रत्येक सेल है वो कितने एम्पियर की धारा दे रहा है, 5 एम्पियर की धारा देता है। तो ये कहता है भाई आवश्यक सेलों की संख्या बताओ। क्वेश्चन दोबारा समझा देता हूँ। ये कह रहा है कि मुझे कोई एक परिपथ चलाना है, जिस परिपथ को चलाने के लिए 6 वोल्ट की वोल्टेज चाहिए और 20 एम्पियर की क्या चाहिए, धारा चाहिए। अब जी मेरे पास में जो सेल है वो है 1.5 वोल्ट का। ठीक है, सेल का नाम आप बताओगे भाई, ऐसा सेल जो 1.5 वोल्टेज की तो वोल्टेज देता है और 5 एम्पियर की धारा देता है।
ठीक है, क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है, लेकिन आपको अपने नॉलेज के लिए और आगामी क्वेश्चन के लिए आपको ये पता होना चाहिए। तो मेरे पास में जो सेल है वो कितने वोल्ट का है, 1.5 वोल्ट का है, और उसकी सेलों की जो सेल वो जो धारा दे रहा है वो कितनी दे रहा है, 5 एम्पियर की धारा दे रहा है। तो सबसे पहले तो मुझे ये चाहिए कि भाई मुझे ये संयोजन कौन सा करना है। तो देखो ये हमें कम वोल्टेज से अधिक वोल्टेज चाहिए, तो अधिक वोल्टेज के लिए मुझे कौन सा संयोजन करना है, श्रेणी क्रम संयोजन। अधिक वोल्टेज के लिए मुझे कौन सा संयोजन करना है, श्रेणी क्रम संयोजन। फिर ये धारा का मान भी बढ़ा के पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ तो मुझे 5 एम्पियर है, ठीक है, और यहाँ ये जरूरत कितने की है, 20 एम्पियर की। तो अधिक धारा के लिए, अधिक वोल्टेज के लिए तो हमने कौन सा कर लिया, श्रेणी क्रम कर लिया। अधिक धारा के लिए कौन सा करेंगे, अधिक धारा के लिए कौन सा करेंगे, समानांतर क्रम करेंगे। कौन सा करेंगे, समानांतर क्रम करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि बताओ भाई मुझे कितना चाहिए, तो बहुत इजी है, इसको कुछ नहीं करना, मतलब इसमें दोनों का हमारा मिश्रित संयोजन हो जाएगा, श्रेणी भी होगा और समानांतर भी होगा। तो देखो ये कह रहा है कि मुझे 1.5 वोल्ट है, जरूरत कितनी है, 6 की है, तो 6 को 1.5 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, सेलों की संख्या आ जाएगी। सेलों की संख्या कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 4 सेल आ जाएगी। कैसे आएगा, EMF बराबर NV, ठीक है, EMF बराबर क्या आ जाएगा, NV। EMF कितना चाहिए, कितनी वोल्टेज चाहिए, 6 वोल्ट चाहिए। N का मान हम लोगों को निकालना है, एक सेल की वोल्टेज कितनी दी हुई है, 1.5 वोल्ट। तो देखो N का मान हम लोगों को निकालना है, तो N बराबर वही बताया ना, वे जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको क्या करना है, सिंगल करना है। जिसको शादी करनी है उसको अपने सारे क्रम क्या करने पड़ेंगे, छोड़ने पड़ेंगे। तो N का मान निकालना है, तो N बराबर क्या होगा, 6 अपॉन में 1.5, 6 बटा में 1.5। तो इसको सोल्व करोगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सेलों की संख्या कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। वहीं कुल धारा के लिए हम लोगों को बात कर रहा है, तो कुल धारा के लिए क्या होगा, I टोटल बराबर क्या होगा भैया, N गुणा में I। भाई कुल धारा कितनी चाहिए और एक सेल की वोल्टेज कितनी चाहिए, इसके लिए संयोजन तो हमने कौन सा कर लिया, समानांतर क्रम कर लिया। तो कुल धारा कितनी है, 20 एम्पियर। कुल धारा कितनी है, 20 एम्पियर। सेलों की संख्या हम लोगों को निकालनी है। I का मान कितना है, 5 है। तो N बराबर क्या होगा, 20 बटा में 5। N का मान कितना आ जाए, 4 सेल। N का 4 सेल है ना। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है भी 4 सेल, यदि मुझे 6 वोल्ट की वोल्टेज चाहिए तो मुझे कितने सेल लगाने हैं, 4 लगाने हैं। वो कौन से क्रम में लगाने हैं, श्रेणी क्रम में। और यदि मुझे समानांतर क्रम में, यदि मुझे धारा का मान 20 एम्पियर की धारा चाहिए, तो N का मान उसके लिए भी कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। उसके लिए भी समानांतर क्रम में मुझे कितने सेल लगाने हैं, 4 सेल लगाने। तो इसका जो संयोजन बनेगा वो ऐसा बनेगा, 4 सेल हैं। अब यहां से मुझे जो धारा जा रही है, देखो ये जो 4 सेल हैं, ये 4 सेल से मुझे क्या मिल गई, वोल्टेज मिल गई। अब मुझे धारा के लिए ऐसे ही परिपथ क्या लगाने पड़ेंगे, ऐसे ही 4 परिपथ कौन से क्रम में लगाने पड़ेंगे, समानांतर क्रम। वोल्टेज के लिए तो मैंने श्रेणी क्रम का संयोजन कर लिया, अब मुझे धारा भी प्राप्त करनी है, तो ऐसा संयोजन मुझे किसके क्रम में लगाने पड़ेंगे, समानांतर क्रम में लगाने पड़ेंगे। तो मुझे कुछ इस हिसाब से कॉम्बिनेशन में सेल लगाने पड़ेंगे भैया। तो आप लोग देखोगे कि टोटल कितने सेल हैं, जो टोटल सेलों की संख्या है वो कितनी है, वो 16 है। ठीक है, टोटल सेलों की संख्या कितनी है, 16 है। या आप ये कह सकते हो कि मैं इसको M कह देता हूं, मैं इसको क्या कह देता हूं, M कह देता हूं। तो यदि मुझे कुल सेलों की संख्या निकालनी है, यदि मुझे कुल सेलों की संख्या निकालनी है, कुल सेलों की संख्या निकालनी है, तो क्या कर दूंगा मैं, M गुणा N कर दूंगा, M गुणा N। कुल सेलों की संख्या निकालनी है तो मैं क्या कर दूंगा, M गुणा N। तो M का मान कितना है, कुल सेलों की संख्या निकालनी है तो मैं क्या कर दूंगा, M गुणा N कर दूंगा। M का मान कितना है, M का मान कितना है, 4 है। N का मान कितना है, 4 है। टोटल क्या हो जाएगा, 4 गुणा 4 16 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, A ऑप्शन हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक डिस्चार्ज हुए सेल के इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व, जो सेल है
सेल यदि मेरा डिस्चार्ज होता है तो उसमें हम लोग जो विद्युत अपघट्य उपयोग कर रहे हैं उसका अपेक्षित घनत्व क्या होगा, उसका अपेक्षित घनत्व घटेगा। एक सामान्य अवस्था में, एक चार्जिंग अवस्था के अंदर यदि मेरा जो सेल है उसका अपेक्षित घनत्व कितना होता है, 1.280। इसमें जो विद्युत अपघट्य यूज कर रहे हैं उसका अपेक्षित घनत्व कितना होता है, 1.280। लेकिन यदि सेल मेरा डिस्चार्ज होता है तो उसका अपेक्षित घनत्व कितना हो जाता है, 1.180। ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सेल की चार्जिंग अवस्था में उसमें जो विद्युत अपघट्य हम लोग उपयोग में ला रहे हैं उसका अपेक्षित घनत्व कितना होगा, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी, वो होगी 1.280। और जब सेल मेरा डिस्चार्ज हो जाएगा, जब सेल मेरा निरावेशित हो जाएगा, उस समय उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कितनी होगी, 1.180। तो अब देखो भाई क्वेश्चन में एक डिस्चार्ज हुए सेल के इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बैटरी की कौन सी दक्षता अधिकतम होती है। बैटरी है, बैटरी की कौन सी दक्षता अधिकतम होती है। देखो बैटरी है, बैटरी की दो एफिशिएंसी होती है, एक होती है वाट आवर एफिशिएंसी, दूसरी होती है एम्पियर आवर एफिशिएंसी। एक होती है वाट आवर एफिशिएंसी, दूसरी कौन सी होती है, एम्पियर आवर एफिशिएंसी। जो वाट आवर एफिशिएंसी होती है वो होती है भैया 90 से 95%। कितनी होती है, 90 से 95% होती है। और जो वाट आवर एफिशिएंसी है, ठीक है, जो एम्पियर आवर एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है, 90 से 95% होती है। और जो वाट आवर एफिशिएंसी है वो कितनी होती है, वो होती है 70 से 75% होती है। तो देखो दोनों में देखने में भी कौन सी एफिशिएंसी अधिक होगी, एम्पियर आवर एफिशिएंसी क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, एम्पियर आवर एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है, एम्पियर आवर दक्षता का जो सूत्र है वो क्या है भैया, आउटपुट में एम्पियर आर, आउटपुट में एम्पियर मतलब बैटरी है वो कितना करंट आउटपुट में हम लोगों को कितना करंट कितने समय तक देती है, अपॉन में इनपुट में, इनपुट में एम्पियर आर। ठीक है, इनपुट में एम्पियर आवर, इन दोनों का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, एम्पियर आवर एफिशिएंसी कहलाता है। गुणा में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा प्रतिशत में निकालने के लिए। ठीक है, इसी हिसाब से वाट आवर एफिशिएंसी है, वाट आवर दक्षता है, इसका क्या सूत्र होगा, देखो भाई इसका है आउटपुट में वाट आवर, ठीक है, अपॉन में इनपुट में वाट आवर गुणा में 100। आउटपुट में वाट आवर अपॉन में इनपुट में वाट आवर का जो अनुपात आएगा वो क्या कहलाएगी, वाट आवर एफिशिएंसी कहलाएगी, कितनी उसकी दक्षता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 6 वोल्टाइक सेलों को श्रेणी क्रम में कनेक्ट करने पर, 6 वोल्टाइक सेल हैं उनको मैंने आपस में कौन से क्रम में जोड़ दिया है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। ठीक है, तो कह रहा है कि आउटपुट वोल्टेज ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो है कि जी वोल्टाइक सेल है उसकी वोल्टेज कितनी होती है। तो जो वोल्टाइक सेल है, वोल्टाइक सेल है, इसकी जो वोल्टेज होती है वो होती है 1.08 वोल्ट। कितनी होती है, 1.08 वोल्ट। अब यहाँ क्या कह रहा है, ये जो उत्तर दे रहा है ना वो इसको 1.08 वोल्ट में ना मान के वो कह रहा है जी वोल्टाइक सेल है उसकी वोल्टेज कितनी है, 1 वोल्ट है। तो 6 सेल हैं, एक सेल की वोल्टेज 1 वोल्ट है, तो 6 सेलों की वोल्टेज कितनी हो जाएगी, 6 वोल्ट हो जाएगी। और अगर अपने रियल में लेके करेंगे इसको तो लगभग कितने वोल्ट मानी जाएगी, 7 वोल्ट के आसपास आएगी, 6 पॉइंट समथिंग आएगी। तो ये इसको पॉइंटों में ना लेके इसको डायरेक्ट कर रहा है। तो एक सेल की जो वोल्टेज है वो कितनी आएगी, एक सेल की जो वोल्टेज है वो है 1.08 वोल्ट। तो 6 सेल की वोल्टेज कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर लेना, 6 पॉइंट समथिंग आएगी। लेकिन यहाँ ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है भैया मैं वोल्टाइक सेल की वोल्टेज को कितना मान रहा हूँ, 1 वोल्ट ही मान रहा हूँ, 1 वोल्ट मान रहा हूँ। तो 6 सेल की वोल्टेज कितनी हो जाएगी, 6 सेल हो जाएगी। अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग मुझे डैनियल सेल की वोल्टेज, लेक्लांची सेल की वोल्टेज, शुष्क सेल और मरकरी सेल,
इन सेलों की वोल्टेज लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है भाई, डेनियल सेल है, डेनियल सेल की वोल्टेज कितनी है, लेक्लांची सेल की वोल्टेज कितनी है, शुष्क सेल की वोल्टेज कितनी है, और मरकरी सेल की वोल्टेज कितनी है। ठीक है, क्योंकि भाई एग्जाम है, एग्जाम में ये तो नहीं है ना कि भाई वो हमें वोल्टाइक सेल ही पूछे, वो पूछ सकता है, एग्जामिनर है, अपना रिश्तेदार तो है नहीं, वो ये पूछ सकता है जी डेनियल सेल की वोल्टेज बताओ, लेक्लांची सेल है उसकी वोल्टेज बताओ, शारिय सेल है उसकी बताओ। ठीक है, लेकिन अभी आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में मुझे सिर्फ इन्हीं 4 सेलों की वोल्टेज बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 शुष्क सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए। 4 शुष्क सेल हैं, उन सेलों को कौन से क्रम में जोड़ देते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, तो मुझे आउटपुट वोल्टेज बताओ। तो देखो भाई, शुष्क सेल है, शुष्क सेल की जो वोल्टेज होती है, शुष्क सेल है, शुष्क सेल की जो वोल्टेज होगी वो कितनी होगी, 1.5 वोल्ट होगी। शुष्क सेल की जो वोल्टेज है वो कितनी है, 1.5 वोल्ट है। कितने सेल कह रहा है, ये कह रहा है भाई ये 4 सेल है। कितने सेल हैं, 4 सेल हैं। सेलों की संख्या कितनी है, 4 है। सेलों की संख्या कितनी है भैया, 4 है। तो ये क्या कह रहा है, हमें टोटल वोल्टेज पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है, टोटल है वोल्टेज पूछ रहा है। तो बताओ भाई सूत्र क्या होगा। सभी बच्चे एक चीज ध्यान दे लेना, एक चैप्टर में लगभग 5 से 7 फॉर्मूले होते हैं। इन 5 से 7 फॉर्मूलों को आप 5-5 बार अपनी कॉपी में नोट करना, और उसके बाद में आप लोग इसके न्यूमेरिकल करने बैठोगे, आपका कोई भी न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। ठीक है ना, एक काम कर लेना भाई, चैप्टर करने लगो उससे पहले उस चैप्टर के जो फॉर्मूले उसको 5-5 बार कर लेना, उसके बाद में आप न्यूमेरिकल देखना, आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो देखोगे Vt बराबर क्या होगा, हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, वो होगा n गुना में V। तो n का मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। V का मान कितना दिया हुआ है, 1.5 वोल्ट दिया हुआ है। तो 4 को जब 1.5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 वोल्ट आएगा। कितना आएगा, 6 वोल्ट आएगा। तो टोटल जो वोल्टेज है ना, वो कितनी आ जाएगी, 6 वोल्ट आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भैया, 6 वोल्ट आ जाएगी। अभी आप इस क्वेश्चन के अंदर मुझे मरकरी सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल, क्षारीय सेल और लिथियम सेल, और लिथियम सेल, इन सेल की वोल्टेज, इन सेल की वोल्टेज और आंतरिक प्रतिरोध, इन सेल की जो वोल्टेज है और इन सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे भाई। इन सेल की वोल्टेज कितनी होती है, मरकरी सेल है उसकी वोल्टेज कितनी है, सिल्वर ऑक्साइड सेल है उसकी वोल्टेज कितनी है, क्षारीय सेल है उसकी वोल्टेज कितनी है, लिथियम सेल है उसकी वोल्टेज कितनी है। ठीक है, उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, और इन सेलों का, इन्हीं 4 सेलों का 1, 2, 3 और 4, इन 4 सेलों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इन सेलों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट में बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्वितीयक सेल के रूप में उपयोग होता है। तो द्वितीयक सेल के रूप में हम लोग कौन सा सेल उपयोग करते हैं, देखो डेनियल सेल है, डेनियल सेल हमारा प्राइमरी सेल के रूप में उपयोग होता है। शुष्क सेल है, शुष्क सेल हम लोगों किस में उपयोग होता है, प्राथमिक सेल के रूप में, प्राइमरी सेल के रूप में उपयोग होता है। लेक्लांची सेल है, ये प्राइमरी सेल के रूप में उपयोग होता है। लेकिन जो लेड एसिड सेल है, लेड एसिड सेल है, ये कौन से सेल के रूप में उपयोग होता है, सेकेंडरी सेल के रूप में उपयोग होता है। कहाँ होता है भैया, सेकेंडरी सेल के रूप में उपयोग होता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा। जो हमारे द्वितीयक सेल है, सामान्यतः आपके सिलेबस में हम 3 प्रकार के द्वितीयक सेलों का अध्ययन करेंगे। कौन कौन सा है भैया, पहला है लेड एसिड सेल। कौन सा है, लेड एसिड सेल। लेड एसिड सेल का दूसरा नाम क्या है, शीशा संचायक सेल। शीशा संचायक सेल। दूसरा है निकिल आयरन सेल।
दूसरा है निकिल आयरन सेल। इसका जो दूसरा नाम है क्या है बताओ भाई, निकिल आयरन सेल का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है एडिशन सेल। तीसरा जो सेल है वो है निकिल कैडमियम सेल। निकिल कैडमियम सेल। निकिल कैडमियम सेल को हम लोग क्या कहते हैं? निकिल कैडमियम सेल को कहते हैं जंगर सेल। निकिल कैडमियम सेल को क्या कहते हैं? निकिल कैडमियम सेल को कहते हैं जंगर सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? डीसी आपूर्ति प्रदान करने वाली डिवाइस नहीं है। डीसी आपूर्ति जो हमें डीसी सप्लाई दे, हमें जो सप्लाई सिस्टम है हमारा वो दो प्रकार का है। एक है एसी प्रत्यावर्ती धारा, दूसरी है डीसी। ठीक है, तो देखो ये कह रहे हैं भाई डीसी डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, डीसी डिवाइस नहीं है तो जो सेल है ये हमें कौन सी सप्लाई देता है? ये डीसी देता है। बैटरी है ये कौन सी देता है? डीसी देता है। डायनमो है ये कौन सी देता है? डीसी देता है। लेकिन जो अल्टरनेटर है ये कौन सी देता है? एसी देता है। तो डीसी आपूर्ति प्रदान करने वाली डिवाइस कौन सी नहीं है? डीसी अल्टरनेटर नहीं है। कौन सी नहीं है? अल्टरनेटर नहीं है। तो आप लोग मुझे ये बताओगे भाई इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ठीक है, एसी और डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 1 नंबर। दूसरा आप बताओगे कि इन दोनों में अंतर क्या है? एसी और डीसी में अंतर, मैंने जो मेरी लास्ट वीडियो है उसमें मैंने इनके बारे में आपको अंतर बताया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में आप लोग मुझे ये बताओगे कि एसी और डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है और इनमें डिफरेंस क्या है? जो मेन डिफरेंस है वो क्या है? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है और इसके मेन डिफरेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने की विभिन्न विधियों से विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया जाता है, लेकिन रासायनिक विधि से विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने वाली युक्ति है। तो देखो डीसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर से हम लोग जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न करते हैं वो यांत्रिक ऊर्जा से कौन सी ऊर्जा में बदलते हैं? विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है, जो डीसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर में क्या होता है? जो यांत्रिक ऊर्जा है वो कौन सी ऊर्जा में बदलती है? विद्युत ऊर्जा में। कौन सी ऊर्जा में बदलती है? विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर में भी क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा किस में बदलेगी? विद्युत ऊर्जा में बदलेगी। डायनमो है, डायनमो में भी यांत्रिक ऊर्जा है वो किस में बदलती है? विद्युत ऊर्जा में बदलती है। लेकिन जो हमारा प्राथमिक सेल है, प्राथमिक सेल में क्या होता है? जो रासायनिक ऊर्जा है, देखो भाई एक सिर्फ प्राथमिक सेल है या सेल ही है जिसमें जो रासायनिक ऊर्जा है, जो रासायनिक ऊर्जा है वो किस में परिवर्तित होती है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। जो रासायनिक ऊर्जा है वो किस में परिवर्तित होती है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई बताओ? इसमें ऑप्शन होगा डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बैटरी जब चार्ज होती है तो इसका आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? बैटरी जब चार्ज है तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो आपेक्षिक घनत्व है वो बढ़ रहा है। डिस्चार्ज है तो इसका आपेक्षिक घनत्व क्या है? कम है। डिस्चार्ज है तो इसका आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 1.180। जब बैटरी मेरी चार्ज हो जाती है, जब बैटरी मेरी पूर्णतः चार्ज हो जाती है तो उस समय उसका आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 1.280। ठीक है, इसका मतलब देखो ये कम से क्या हो रहा है? ज्यादा की तरफ हो रहा है। तो जब बैटरी मेरी चार्ज होगी, ये कौन सी कंडीशन में है? डिस्चार्ज में है। ये कौन सी कंडीशन में है? डिस्चार्ज में है। ये कौन सी में है? चार्ज में है। कौन सी में है? चार्ज में है। तो जब बैटरी मेरी चार्ज होती है तो उसका जो आपेक्षिक घनत्व है वो क्या होता है? बढ़ती दिशा में होती है। उसकी जो आपेक्षिक घनत्व है वो क्या होगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो क्या होगी? बढ़ती हुई दिशा में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है कि बैटरी के विद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल वोल्टेज में अंतर आ जाता है, जिसका कारण क्या है? तो बताओ भाई, विद्युत वाहक बल है। विद्युत वाहक बल क्या होता है? बैटरी है, बैटरी का जो विद्युत वाहक बल है वो क्या होता है? विद्युत वाहक बल होता है कि जब मैं बैटरी है इसके सिरों पे किसी भी तरह का लोड नहीं लगाता, बैटरी के सिरों पे किसी भी तरह का लोड नहीं लगाता और वोल्टमीटर में जो पाठ्यांक लेता हूं वो क्या आता है? ईएमएफ आता है। क्या आता है भैया?
ईएमएफ आता है। अब क्या है जी, बैटरी है, बैटरी के सिरे पे मैंने क्या लगा दिया, लोड लगा दिया, बल्ब लगा दिया, या किसी भी तरह कोई रेजिस्टेंस लगा देते हो आप, या कोई फैन वगैरह कोई भी विद्युतीय उपकरण लगा देते हो, तो उस समय ये जैसे मैंने कोई लोड लगा रखा है, ये मेरी बैटरी है, इस बैटरी के सिरों पे। अब मैं यहाँ वोल्ट मीटर लगाकर यदि पाठ्यांक नोट करता हूँ, अब मैं यहाँ वोल्ट मीटर लगाकर जब पाठ्यांक नोट करता हूँ, इस केस में जो मेरी वोल्टेज, वोल्ट मीटर जो मेरी वोल्टेज देता है, इसको मैं क्या कहता हूँ, इसको मैं कहता हूँ टर्मिनल वोल्टेज। इसको मैं क्या कहता हूं, टर्मिनल वोल्टेज कहता हूं। अब ये जो टर्मिनल वोल्टेज है, ये किसकी वजह से, ये जो विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टेज के मध्य जो अंतर आया है, वो किसकी वजह से है, प्रतिरोध के कारण क्या हुआ है, ये जो परिपथ है इसका क्या होगा, कुछ प्रतिरोध होगा, इस प्रतिरोध की वजह से इसमें क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, इस प्रतिरोध की वजह से इसमें क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। क्योंकि देखो ईएमएफ का जो सूत्र है, ईएमएफ बराबर क्या होता है, V प्लस आई आर प्लस आर। तो ये क्या है, ये वोल्टेज ड्रॉप है, ये क्या है, वोल्टेज ड्रॉप है। तो ईएमएफ और वोल्टेज ड्रॉप में जो अंतर है, ईएमएफ और जो वोल्टेज ड्रॉप में जो अंतर है, ये क्या है भाई, ये क्या है, ये है वोल्टेज ड्रॉप। तो जो ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज में जो अंतर है, वो किसके बराबर होगा, वो वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगा। देखो भाई ईएमएफ है, ईएमएफ माइनस वी है, ये किसके बराबर होगा, आई आर प्लस आर के बराबर होगा। ये आई आर प्लस आर क्या है, ये है वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप। तो देखो ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज का जो अंतर है, वो किसकी वजह से है, प्रतिरोध के कारण वोल्टेज ड्रॉप की वजह से है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलों को समानांतर जोड़ने का उद्देश्य है, सेलों है, सेलों का समानांतर क्रम में जोड़ने का क्या उद्देश्य है, अधिक धारा की रेटिंग प्राप्त करना, अधिक धारा की रेटिंग है प्राप्त करना। सेलों का जो समानांतर संयोजन करते हैं, वो हम क्यों करते हैं, अधिक धारा के लिए। ठीक है, तो ये बताओ भाई, फिर श्रेणी संयोजन, श्रेणी संयोजन और मिश्रित संयोजन। फिर ये बताओ भाई, सेलों का हम लोग जो श्रेणी संयोजन है और मिश्रित संयोजन है, वो क्यों करते हैं। ठीक है ना, ये बताना भाई, सेलों का हम लोग जो श्रेणी क्रम संयोजन कर रहे हैं, वो क्यों करें भाई। समानांतर क्रम संयोजन है, वो मुझे अधिक धारा प्राप्त करनी है, मुझे सेल जोड़ के सेलों से क्या प्राप्त करनी है, अधिक धारा प्राप्त करनी है। तो यदि मुझे अधिक धारा प्राप्त करनी है, तो मैंने सेलों का समानांतर क्रम संयोजन किया। तो अब ये बताओ भाई, मुझे सेलों का यदि मैं श्रेणी क्रम संयोजन करूंगा, तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, और यदि मैं इसका मिश्रित संयोजन करूंगा, तो वो मैं क्यों करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आवेशन परिपथ की आउटपुट वोल्टेज बैटरी वोल्टेज से क्या होगी। आवेशन है मतलब बैटरी क्या हो रही है, मेरी आवेशित हो रही है। तो बैटरी की जो आवेशित है, जो चार्जिंग वोल्टेज है, बैटरी की जो चार्जिंग वोल्टेज है, बैटरी की जो चार्जिंग है वोल्टेज है, वो हमेशा ही बैटरी वोल्टेज से क्या होती है, अधिक होती है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ऐसे क्वेश्चन है तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आवेशन परिपथ है, आवेशन परिपथ कोई भी ऐसा परिपथ है जो बैटरी को क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है। तो आवेशन परिपथ की आउटपुट वोल्टेज बैटरी वोल्टेज से क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति है। प्रकाश ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा को किस में परिवर्तित कर रहा है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है। तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है, वो है फोटोवोल्टाइक सेल। क्या है भाई, फोटोवोल्टाइक सेल है। क्योंकि लेड एसिड सेल है या एडिशन सेल है या शुष्क सेल है, इन सभी सेलों में, है ना, इन सभी सेलों में क्या होगा, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित होगी, विद्युत ऊर्जा में। इनमें जो रासायनिक ऊर्जा है वो कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित होगी, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होगी। ठीक है, इन सभी तीनों सेलों में जो रासायनिक ऊर्जा है वो किस में परिवर्तित होगी, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होगी। लेकिन जो मेरा फोटोवोल्टेइक सेल है, इसमें क्या होता है भैया, इसमें जो प्रकाश ऊर्जा है, फोटो डायोड लगा होता है, तो इसमें जो प्रकाश ऊर्जा है
जैसे कि सोलर सेल। ठीक है, तो जो प्रकाश ऊर्जा है वो किस में बदलती है, विद्युत ऊर्जा में बदलती है। जो प्रकाश ऊर्जा है वो किस में बदलेगी, विद्युत ऊर्जा में बदलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए आवश्यक विद्युत सप्लाई है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। ठीक है, विद्युत मुद्रण है, धातु शोधन है, धातु निष्कर्षण है, या उच्च मान के कैपेसिटर बनाने हैं, इन सब के लिए विद्युत अपघटन जरूरी है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हमें कौन सी विद्युत सप्लाई की आवश्यकता होती है, डीसी की, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का क्या मतलब होता है, एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ाना। जैसे कि हम लोग देखते हैं चांदी के आभूषण होते हैं, चांदी के आभूषणों के ऊपर सोने की परत चढ़ी होती है ना, तो इसको क्या कहते हैं, एक धातु पे दूसरे धातु की परत को चढ़ाने को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए किसकी जरूरत होती है, डीसी करंट की जरूरत होती है, दिष्ट धारा की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी, दिष्ट धारा की जरूरत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाहनों में प्रयुक्त बैटरी में विद्युत अपघट्य है। देखो जो हमारे वाहन है, तो सबसे पहले तो ये एक जी वाहन है, वाहन में हम लोग कौन सी बैटरी का उपयोग करेंगे, जो हमारे वाहन है, वाहन में हम लोग कौन सी बैटरी का उपयोग करते हैं, लेड एसिड सेल का, लेड एसिड सेल। शीशा संचायक सेल है, ये हम लोग वाहनों में उपयोग करते हैं। इन सेल बैटरी की जो वोल्टेज होती है वाहन में जो हम उपयोग करें उसकी कितनी होती है, 12 वोल्ट होती है। लगभग प्राय हम कितनी वोल्टेज की बैटरी यूज करते हैं, 12 वोल्ट की बैटरी यूज करते हैं। अब क्या होता है कि जी ये जो लेड एसिड सेल है, इस सेल के अंदर, ये जो मेरा लेड एसिड सेल है, इस सेल के अंदर हम जो विद्युत अपघट्य उपयोग करते हैं वो कौन सा उपयोग करते हैं, H2SO4। कौन सा उपयोग करेंगे, H2SO4 करेंगे। और एक लेड एसिड सेल की जो वोल्टेज होती है वो कितनी होती है, वो होती है 2.2 वोल्ट। एक लेड एसिड सेल की वोल्टेज कितनी होगी, 2.2 वोल्ट होगी। लेकिन इसमें हम लोग जो विद्युत अपघट्य यूज करेंगे वो कौन सा करेंगे, H2SO4 यूज करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा। तो अब ये आता है कि जी NH4Cl है, ये कौन से सेल में उपयोग करते हैं, जो NH4Cl है ये उपयोग होता है शुष्क सेल में। कहाँ उपयोग होता है, शुष्क सेल में उपयोग होता है, या लेक्लांची सेल, या लेक्लांची सेल के अंदर, शुष्क सेल या लेक्लांची सेल के अंदर हम लोग विद्युत अपघट्य के रूप में किसका उपयोग करते हैं, NH4Cl का उपयोग करते हैं। अब आता है जी KOH। KOH का क्या नाम है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम लोग कौन से सेल में करते हैं, हम लोग विद्युत अपघट्य के रूप में करते हैं मरकरी सेल में। कौन से सेल में करेंगे, मरकरी सेल के अंदर हम लोग विद्युत अपघट्य के रूप में KOH का उपयोग करते हैं। अब आता है जी ZnCl2। ठीक है ना, ये ZnCl2 है, जिंक क्लोराइड। तो जो जिंक क्लोराइड है उसका उपयोग हम शुष्क सेल के में करते हैं, जो है नमी बनाए रखने के लिए, सेल के अंदर नमी बनाए रखने के लिए शुष्क सेल में मैं ZnCl2 का भी उपयोग करता हूं। तो इसका भी उपयोग कहाँ होता है, शुष्क सेल में। ये देखो भाई, आपसे पूछ सकता है कि जी शुष्क सेल है उसमें विद्युत अपघट्य कौन सा उपयोग करते हैं, मरकरी सेल है उसमें विद्युत अपघट्य कौन सा उपयोग करते हैं, लेक्लांची सेल है उसमें विद्युत अपघट्य कौन सा यूज करते हैं। तो आप इन्हीं क्वेश्चन से देखो, एक क्वेश्चन में हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने, हमारा जो टारगेट है वो ये है कि कम क्वेश्चनों से हमें ज्यादा ज्ञान अर्जित करना है, ना कि हमें अधिक 10,000 क्वेश्चन करने हैं, 20,000 क्वेश्चन करने हैं। ज़्यादा क्वेश्चन करने से नहीं होता, आप एक क्वेश्चन को 4 प्रकार से कीजिए, ना कि 4 क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, सेल्फ प्रैक्टिस से आप लोग अपना समय इधर उधर ना लगा के आप लोग स्टडी में लगा रहे हो, आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करे हुए, ये अच्छी बात है। लेकिन जब आप क्वेश्चन को करने बैठो तो उस क्वेश्चन को चारों एंगल से सोचो कि यार इसमें ये पूछ रहा है तो ये हो रहा है, इसमें ये पूछ रहा है तो ये हो रहा है, अगर वो ऐसा पूछता तो क्या आता। ठीक है, तभी आपका कॉम्पिटिशन क्रैक होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेड एसिड सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकिल आयरन सेल की तुलना में क्या होता है। जो लेड एसिड सेल है, लेड एसिड सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो निकिल आयरन सेल की तुलना में क्या होता है, कम होता है। लेड एसिड सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो निकिल आयरन सेल की तुलना में क्या होता है, कम होता है। लेकिन जो लेड एसिड सेल की जो एफिशिएंसी है वो निकिल आयरन सेल की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
ये कह रहा है दीवार घड़ी में प्रयुक्त सेल है। तो दीवार घड़ी है, दीवार घड़ी में हमारे जो दीवार पे घड़ी लगी होती है या टीवी का जो रिमोट होता है उसमें कौन सा सेल उपयोग करते हैं? शुष्क सेल उपयोग करते हैं। कौन सा सेल उपयोग करते हैं? शुष्क सेल उपयोग करते हैं। फिर आता है जी, तो लेड एसिड सेल उपयोग कहाँ करते हैं? लेड एसिड सेल का जो उपयोग होता है वो कहाँ होता है? वाहनों में होता है। कहाँ होता है भैया? वाहनों में होता है। उसके बाद में आता है कि जी ठीक है, तो लेड एसिड सेल का उपयोग हमने कहाँ कर लिया? वाहनों में कर लिया। तो भैया बताओ मरकरी सेल का उपयोग कहाँ करेंगे? तो हमारे जो हाथ की घड़ी है, दीवार घड़ी में शुष्क सेल, हाथ की घड़ी में मरकरी सेल, ठीक है ना। तो हाथ की जो घड़ी है या हमारा जो पॉकेट का जो कैलकुलेटर होता है या हमारी जो छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है या जैसे ये माइक है, इन सब के अंदर कौन सा सेल उपयोग होता है? मरकरी सेल उपयोग होता है, हाथ की घड़ी में, ठीक है। और जो वोल्टेइक सेल है, वोल्टेइक सेल का उपयोग कहाँ होता है? प्रयोगशालाओं में उपयोग होता है। वोल्टेइक सेल है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? प्रयोगशालाओं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? द्रव होता है। तो हम लोग चलते फिरते तो इसको रख नहीं सकते क्योंकि वो बाहर से ऊपर से क्या होता है? ओपन होता है। तो प्रयोगशालाओं में हमारे जो सेल हैं वो एक जगह स्थिर होते हैं। तो प्रयोगशालाओं में हम क्या करते हैं? वोल्टाइक सेल का उपयोग करते हैं। प्रयोगशालाओं में हम वोल्टाइक सेल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जस्ते की परत पर पारे की परत को चढ़ाना, ठीक है। जस्ते का कोई इलेक्ट्रोड है या जस्ते की कोई रोड है, उसके ऊपर पारे की परत को चढ़ाने को हम लोग क्या कहते हैं? अमलगमनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? अमलगमनेशन कहते हैं। अब क्या होता है अमलगमनेशन, यहां समझते हैं। देखो ये मेरा सेल है, इस सेल में क्या होगा? एक एनोड होगा और एक क्या होता है? कैथोड होता है। सामान्यतः जो हमारे सेल हैं, ठीक है ना, सामान्यतः जो हमारे सेल हैं उसमें जो कैथोड होता है वो किसका बना होता है? वो जिंक का बना होता है। किसका बना होता है? जिंक का बना होता है। अब क्या होता है भाई, जब सेल मेरा डिस्चार्ज होता है, या मैंने बल्ब लगा दिया, अब सेल मेरा डिस्चार्ज हो रहा है, एनर्जी दे रहा है, तो ये जो जिंक है ये प्योर नहीं होता है। इस जिंक के अंदर क्या मिली होती है? अशुद्धियां मिली होती है। और विलयन है, विलयन में भी अशुद्धि होती है। तो ये जिंक की जो अशुद्धियां है वो छोटे छोटे सेल बना लेती है। सेल के अंदर ही क्या बना लेगी? छोटे छोटे सेल बना लेगी। अब सेल के अंदर ही छोटे छोटे सेल बना लिए तो सेल की क्षमता क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। भाई देखो, जैसे अब आपके घर है, आपके घर में आपके दादाजी का हुक्म चलता है, वहीं आप कह दो जी मेरा अलग हुक्म चलेगा, आपके पिताजी कह दे जी मेरा अलग चलेगा, आपकी माताजी कह दे जी मेरा अलग चलेगा, तो घर है वो क्या हो गया? वो छोटे छोटे घरों में टूट जाएगा। अब छोटे छोटे घरों में जब वो टूट जाएगा तो उस घर की क्षमता क्या हो जाएगी? उस घर की क्षमता कमजोर हो जाएगी। उसी हिसाब से ये जो सेल है, इस सेल में भी क्या होगा? छोटे छोटे सेल बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे? क्योंकि जिंक के अंदर क्या मिली हुई है? अशुद्धि मिली हुई है। तो इससे निपटने के लिए ये जो सारी की सारी अभिक्रिया होती है, सेल के अंदर जो छोटे छोटे सेल बनते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? लोकल एक्शन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? लोकल एक्शन कहते हैं, स्थानीय क्रिया कहते हैं। भाई सेल है, सेल के अंदर अभिक्रिया हो रही है तो इसको क्या कहते हैं? स्थानीय क्रिया। तो सेल के अंदर छोटे छोटे सेल बनने को, ठीक है, जिंक के अंदर जो अशुद्धियां मिली हुई है उस अशुद्धियों की वजह से सेल के अंदर छोटे छोटे सेल बन जाते हैं और छोटे छोटे सेल बन जाते हैं, जिससे कि सेल के कार्य करने की क्षमता कमजोर हो जाती है या सेल की कार्य क्षमता कमजोर हो जाती है। तो हम नहीं चाहते कि हमारे सेल है उसकी कार्य क्षमता कमजोर हो, तो मैं क्या करूंगा? मैं भी जिंक के ऊपर किसकी परत चढ़ा दूंगा? मरकरी की, पारे की परत चढ़ा दूंगा। तो सेल के ऊपर जिंक के ऊपर मरकरी की जो परत चढ़ानी है, जिंक के ऊपर, जिंक का जो कैथोड है इसके ऊपर जो मरकरी की परत चढ़ानी है उसको क्या कहते हैं? अमलगमनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अमलगमनेशन कहते हैं। ये तो बात होगी कैथोड की। अब ऐसा ही दुख किसका है? एनोड का भी है। एनोड भी बेचारा बैठा है, एनोड कह रहा है भैया कैथोड का तो आपने इंतजाम कर दिया, अब मेरे ऊपर भी हाइड्रोजन आके अपनी लेयर बना लेती है। जो हाइड्रोजन गैस है वो आके क्या बना लेती है? मेरी लेयर बना लेती है। तो हाइड्रोजन के जमने को हम लोग क्या कहते हैं? पोलराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलराइजेशन कहते हैं, ध्रुवीकरण कहते हैं। तो इसमें हम डीपोलराइजर के रूप में, इसीलिए विलयन में हम हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस एनोड के ऊपर ना जमे, इसके लिए हम इसमें एक अलग से एक सॉल्यूशन और डीपोलराइजर के रूप में उपयोग करते हैं। तो सामान्यतः हम लोग जो डीपोलराइजर के रूप में उपयोग करते हैं वो क्या होता है?
MnO2 होता है। डीपोलराइजर के रूप में हम लोग किसका उपयोग करेंगे? MnO2 का उपयोग करेंगे। ठीक है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाना, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को हम लोग क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? शुष्क सेल का इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो शुष्क सेल है, शुष्क सेल में हम लोग क्या करते हैं? अमोनियम क्लोराइड, हाँ जी बिल्कुल है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl विद्युत अपघट्य के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं। जिंक क्लोराइड है, नमी बनाए रखने के लिए हम लोग जिंक क्लोराइड का भी उपयोग करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का भी उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ये जो तीनों है, तीनों का हम लोग विद्युत अपघट्य के रूप में क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका? डी ऑप्शन होगा। तीनों का हम लोग विद्युत अपघट्य के रूप में क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पॉकेट कैलकुलेटर में सेल प्रयुक्त होता है। तो अभी मैंने आपको बताया था, बताओ भाई, पॉकेट कैलकुलेटर है, जो हमारा पॉकेट कैलकुलेटर है, छोटा जो कैलकुलेटर है, उसमें कौन सा सेल प्रयोग होता है? तो पॉकेट कैलकुलेटर में कौन सा सेल प्रयोग होता है? मरकरी सेल प्रयोग होता है, क्योंकि मरकरी सेल है, मरकरी सेल बहुत छोटा होता है। तो मरकरी सेल को हम लोग कौन सा सेल कहते हैं? बटन सेल भी कहते हैं। सिल्वर ऑक्साइड सेल है, उस सेल को भी भैया हम बटन सेल कहते हैं, याद रख लेना। लेकिन सामान्यतः मरकरी सेल को हम लोग क्या कहते हैं? बटन सेल कहते हैं। उसके बाद में शुष्क सेल है, शुष्क सेल का उपयोग कहाँ होता है? दीवार घड़ी में, दीवार घड़ी में। सामान्यतः दीवार घड़ी है, टीवी का रिमोट है, उनके अंदर हम लोग शुष्क सेल का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। डेनियल सेल है, डेनियल सेल का उपयोग कहाँ होता है? विद्युत घंटी में, विद्युत घंटी। क्योंकि जो डेनियल सेल है, क्योंकि जो मेरा डेनियल सेल है उसमें जो डीपोलराइजेशन की क्रिया है वो क्या होती है? थोड़ी धीमी होती है। तो डीपोलराइजेशन की क्रिया धीमी होने की वजह से डेनियल सेल का उपयोग हम कहाँ करते हैं? विद्युत घंटी में। क्योंकि विद्युत घंटी में हम एक बार जो बटन है उसको पुश करेंगे, एक बार उसको दबाएंगे, उसके बाद में हम लोग उसको छोड़ देते हैं। तो इसमें डीपोलराइजेशन की विक्रिया वो क्या होती है? धीरे होती है। उस वजह से डेनियल सेल का उपयोग हम कहाँ करते हैं? विद्युत घंटी में करते हैं। और जो मेरा लेड एसिड सेल है, इसका उपयोग मैं कहाँ करता हूँ? वाहनों के अंदर, या हमारे जो घरों में जो बैटरी लगी होती है ना, घरों के अंदर, वहाँ सब हम लोग किसका उपयोग करते हैं? लेड एसिड सेल का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेड एसिड सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। तो जो मेरा लेड एसिड सेल है उसमें कौन सा विद्युत अपघट्य उपयोग होता है? H2SO4 उपयोग होता है। कौन सा उपयोग होता है? H2SO4 उपयोग होता है। H2SO4 को मैं क्या कहता हूं? H2SO4 को मैं कहता हूं गंधक का अम्ल, गंधक का अम्ल। या H2SO4 को मैं क्या कहता हूं? दूसरा नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो अब आप बताओगे कि NH4Cl का उपयोग कहाँ होता है, KOH का उपयोग कहाँ होता है, और ZnCl2 का उपयोग कहाँ होता है? ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे, क्योंकि इसका ये बेनिफिट है भैया, हम लोगों ने पढ़ तो लिए भाई NH4Cl का उपयोग कहाँ होता है, KOH का उपयोग कहाँ होता है, तो हमें भी पता होना चाहिए ना भाई। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको चीज समझ में, मेरा जो औचित्य है वो ये है कि भाई मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो चीज़ भी आपको समझ में आना बहुत ज़्यादा जरूरी। यदि कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप हमें कमेंट में, या हमें हमारे जो कांटेक्ट नंबर दिए हुए हैं उनसे आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी के टर्मिनल से संबंधित दोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बैटरी है, बैटरी के टर्मिनल से संबंधित कौन सा दोष है? तो देखो भाई, मैं आपको एक एक दोष समझाता हूं। सबसे पहले आता है जी बकलिंग। बकलिंग क्या होता है? सबसे पहला जो दोष आएगा वो ये आएगा कि जी बकलिंग क्या है। तो बकलिंग क्या है कि यदि बैटरी को मैं ओवर चार्ज कर दूं, या बैटरी को मैं क्या कर दूं? ओवर डिस्चार्ज कर दूं। भाई यदि देखो आप लोग हो, देखो बैटरी है तो बैटरी की एक क्षमता है काम करने की, आप उसको ओवर चार्ज कर रहे हो या उसको ओवर डिस्चार्ज कर रहे हो तो बैटरी क्या होगी? हमारी खराब होगी ना। भाई जैसे आप खाना खाना है तो आपकी एक लिमिट है, भाई मैं इतना खाना खा रहा हूँ, कोई है एक दिन खा लेगा चल जाएगा, लेकिन लगातार है कि बहुत ज़्यादा खाना खाता रहेगा, हद से ज़्यादा खाता रहेगा तो वो क्या होगा? बीमार होगा। या कई हमारे महानुभाव है, कोई प्यार के चक्कर में बैठ जाए जी मैं तो खाना नहीं खाऊंगा, तो वो कितने दिन निकालेगा? 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7वें दिन क्या होगा? है ना भाई, पूरा हो जाएगा, है ना, भगवान को प्यारा हो जाएगा। तो क्या होगा? किसी भी चीज को
बहुत इसी हिसाब से बैटरी, भाई आप ज़्यादा खाना खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। उसी हिसाब से बैटरी को यदि मैं ज़्यादा चार्ज करूँगा तो भी बैटरी मेरी खराब होगी अवर चार्जिंग पे और अवर डिस्चार्जिंग पे। अवर चार्जिंग पे भी मेरी बैटरी खराब होगी और अवर डिस्चार्जिंग पे भी बैटरी मेरी क्या होगी, खराब होगी। तो ऐसा जो दोष आ जाता है बैटरी को अवर चार्ज या अवर डिस्चार्ज करने पे बैटरी में जो दोष आता है उसको मैं क्या कहता हूँ, बकलिंग कहता हूँ। उस दोष को मैं क्या कहता हूँ, बकलिंग कहता हूँ। अब आता है कोरोजन। क्या होता है कि बैटरी के जो टर्मिनल है उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर जम जाती है। जो हमारे जिंक के जो टर्मिनल हैं, है ना, या निकिल के जो टर्मिनल हैं, उनके ऊपर क्या जम जाती है, ऑक्साइड की। जो बैटरी के टर्मिनल है इनके ऊपर ऑक्साइड की लेयर जम जाती है। अब ऑक्साइड की लेयर जम जाएगी तो वो क्या होगा, उसके ऊपर ऐसे लगेगा जैसे जंग सा एक व्हाइट सा कलर, हल्के नीले रंग की एक परत जम जाती है, जिससे बैटरी के कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। या मैं कह सकता हूँ कि बैटरी है, बैटरी का जो टर्मिनल है उनसे जो कनेक्शन है वो क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो बैटरी के ऊपर ऑक्साइड की, जो बैटरी के टर्मिनल के ऊपर ऑक्साइड की जो लेयर जमती है उसको मैं क्या कहता हूँ, कोरोजन कहता हूँ। तो कोरोजन से मुक्ति के लिए, कोरोजन से मुक्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जो जेली है या ग्रीस है वो टर्मिनल पे लगा देना चाहिए। तो यही ऑप्शन है कि बैटरी के टर्मिनल से संबंधित दोष कौन सा है, कोरोजन है। अब क्या आता है, सेडिमेंटेशन दोष। क्या होता है भाई, हमारी जो बैटरी की जो प्लेटें हैं 3O4 रेड लेड की बुद्दी से बनी होती है, रेड लेड की, है ना, कठोर ना बन के हमारी जो बैटरी की जो प्लेटें हैं वो कठोर ना बन के, कठोर धातु की ना बन के रेड लेड की बुद्दी से बनी होती है, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि जब बैटरी है, बैटरी मेरी चार्ज होती है, डिस्चार्ज होती है, ये यूज होती है, समय के साथ में वो धीरे धीरे लुगदी है वो नीचे गिरती रहती है। उससे क्या होता है कि बैटरी के अंदर शॉर्ट सर्किट होने का दोष हो जाता है। तो ऐसे दोष को मैं कौन सा दोष कहता हूं, सेडिमेंटेशन दोष कहता हूं। ये होगा, इसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं। तो देखो, तो बैटरी के अंदर जो Pb3O4 है, लुगदी की वजह से उसके अंदर जो उसकी प्लेटें हैं उसकी वजह से उसमें जो दोष होता है उसको मैं क्या कहता हूँ, सेडिमेंटेशन दोष कहता हूँ। उसके बाद में क्या आता है, सल्फेशन आता है। सल्फेशन क्या होता है भाई, बैटरी है, बैटरी को हम लोग बहुत दिनों तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, उसको चार्ज नहीं करें। किसी भी चीज़ है, किसी भी चीज़ को ज़्यादा आप लोग छोड़ देते हो, उसको संभालोगे नहीं, चाहे आपके रिश्ते हैं, चाहे आपकी कोई वस्तु है, चाहे आपका ज्ञान है, चाहे आपकी किताब है। अगर किसी भी चीज़ को हम नहीं संभालेंगे तो धीरे धीरे वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। उसी हिसाब से जब बैटरी है, बैटरी को मैं बहुत समय के लिए छोड़ देता हूँ, उसका उपयोग नहीं करता हूँ, तो बैटरी की जो प्लेट है उसके ऊपर PbSO4 की, ठीक है ना, लेड सल्फेट की क्या जम जाती है, कठोर है परत जम जाती है। लेड सल्फेट की क्या जम जाती है, कठोर परत जम जाती है। तो बैटरी मेरी समय के अनुसार क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। इसके लिए मुझे बैटरी को हफ्ते के बाद में, यदि मैं उसको उपयोग में नहीं ला रहा हूँ तो भी मुझे हफ्ते के बाद में उसको क्या करना चाहिए, चार्ज करना चाहिए। और यदि सल्फेशन का दोष आ भी जाता है बैटरी में तो बैटरी को ट्रिकल चार्जिंग की विधि पे लगा देना चाहिए, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको ये चारों के चारों दोष समझ में आ गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है सेडिमेंटेशन दोष, तो आपके अंदर रहेगा। और लेड एसिड बैटरी है उसके अंदर ये सारे दोष होते हैं, लेकिन जो मेरा निकिल आयरन सेल है उसमें क्या होता है, सिर्फ सेडिमेंटेशन दोष होता है, बाकी ये तीनों दोष नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीसी आउटपुट प्रदान करने वाली युक्ति निम्न में से है। तो निम्न में से डीसी आउटपुट प्रदान कर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीसी आउटपुट प्रदान करने वाली युक्ति निम्न में से नहीं है। ये चीज आपको ध्यान से पढ़ना है। डीसी आउटपुट प्रदान करने वाली युक्ति निम्न में से नहीं है। होता है तो अलग है, नहीं होता है तो सारा सिस्टम बदल जाएगा भैया, ये ध्यान से पढ़ना। तो कौन सी नहीं है, तो सेल है। सेल से हमें आउटपुट के रूप में कौन सी सप्लाई मिल रही है, डीसी मिल रही है। कौन सी मिल रही है, डीसी मिल रही है, दिष्ट धारा मिल रही है। बैटरी है, बैटरी से हमें सप्लाई के रूप में कौन सी मिलती है, दिष्ट धारा मिलती है। डायनमो है, डायनमो से कौन सी मिलती है, डीसी मिलती है। लेकिन अल्टरनेटर है, ये कौन सी धारा को उत्पन्न करता है, ये प्रत्यावर्ती धारा हमें देता है। कौन सी धारा देता है, प्रत्यावर्ती धारा देता है, अल्टरनेटिंग करंट देता है, एसी धारा देता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, डी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 80 एम्पियर निर्धारण की बैटरी 5 एम्पियर सप्लाई कर सकती है। ये कह रही है कि बैटरी की जो कार्य क्षमता है, बैटरी की जो कार्य क्षमता है, एक तो याद रखना किस में मापी जाती है, बैटरी की जो कार्य क्षमता है, बैटरी की जो कार्य क्षमता है वो किस में मापी जाती है, वो एम्पियर आवर में मापी जाती है।
बैटरी की जो कार्य क्षमता है वो किस में नापी जाती है, एम्पियर आवर में नापी जाती है, एम्पियर घंटा में नापी जाती है। ये कहता है कि भाई बैटरी है, बैटरी की कार्य क्षमता कितनी है, 80 एम्पियर आवर है। बैटरी की कार्य क्षमता है वो कितनी है, 80 एम्पियर आवर है। और जो बैटरी है वो कितनी करंट सप्लाई कर रही है, वो कर रही है 5 एम्पियर। आई का जो मान है वो कितना है, 5 एम्पियर है। तो ये कह रहा है भाई ये जो 5 एम्पियर का करंट है, क्वेश्चन को समझना, ये कह रहा है ये जो 5 एम्पियर का करंट है ये कितने समय तक, बैटरी है कितने समय तक दे सकती है। तो देखो इसका क्या फॉर्मूला है, कार्य क्षमता का फॉर्मूला होता है कार्य क्षमता बराबर क्या होता है, आई गुणा में टी। ठीक है, कार्य क्षमता बराबर क्या होगा, आई गुणा में टी। तो बैटरी की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है, 80 है। कितने एम्पियर का करंट ले रही है, 15 एम्पियर का, कितने एम्पियर का करंट ले रही है, 5 एम्पियर का करंट ले रही है। क्या ज्ञात करना है, टी ज्ञात करना है। तो वही बात है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको क्या करना पड़ेगा, सिंगल करना पड़ेगा। सिंगल करेंगे, टी का मान निकालेंगे तो 5 है वो क्या आ जाएगा, 80 के अपॉन में आ जाएगा, 80 के पैरों में आ जाएगा। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो किस पे जाएगा, 16 पे जाएगा। किस पे जाएगा, 16 पे जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। धन्यवाद दोस्तों, मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इन न्यूमेरिकल्स को एक बार ज़रूर करके देखिएगा। सभी क्वेश्चंस टेक्निकल हेल्पर और DFCCIL की जो भर्ती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार करके ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।